व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 जिसका नाम है उत्पादन तथा लागत यानी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु और दीर्घ यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट रूप से नहीं पढ़े हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे और हर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इफेक्टिव रूप से यानी प्रभावशाली तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। हम लोग जानते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन के बारे में पूरा तरह से कॉन्सेप्ट में यानी हम लोगों ने थ्योरी में अच्छी तरह से पढ़ा था। यानी प्रोडक्शन फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा फलन होता है, ऐसा रिलेशन होता है, तकनीकी रिलेशन जिसको टेक्निकल रिलेशन बोलते हैं। तो एक ऐसा रिलेशन होता है जो आगत और निर्गत के बीच के संबंधों को दर्शाता है। यानी कोई फॉर्म या फिर कोई कंपनी कितना कच्चा माल का प्रयोग करती है और कितना पक्का माल यानी फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है कितना बना के निकालती है वो कच्चा माल से, इसी के बीच का संबंध को दर्शाने वाले फलन को क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए परिभाषा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि उत्पादन फलन उत्पादन की आगतों, आगत हम लोग समझते हैं उत्पादन के साधन इसमें आ जाते हैं, पूंजी हो गया, भूमि हो गया, उसके बाद आपका हो गया मानव हो गया। ये सब क्या है? मतलब पूंजी यानी क्या है? आगत है यानी साधन है। किसके साधन है? उत्पादन के साधन है। ठीक है, और अंतिम उत्पाद के बीच तकनीकी संबंधों को कहते हैं। ठीक है, यानी अंतिम उत्पाद कंपनी या फर्म जो भी कच्चा माल का प्रयोग करती है और जो भी फाइनल में प्रोडक्ट बन के निकालती है, ये दोनों के बीच के संबंध को दर्शाने वाले फलन को उत्पादन फलन बोलते हैं। ठीक है, यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न आगतों के प्रयोग से कितना अधिकतम उत्पादन संभव हो सकता है। यानी यह उत्पादन फलन इस चीज को दर्शाता है, इस चीज पर स्पष्ट क्या कहता है? दृष्टिकोण जारी करता है कि उत्पादन फलन यानी कितना कच्चा माल का इस्तेमाल होने से कितना पक्का माल बनेगा, ये चीज को दर्शाता है कौन? उत्पादन फलन। अर्थात उत्पादन फलन फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के बीच का संबंध है, उसी को उत्पादन फलन बोलते हैं, यानी प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। समझ गए? प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन क्या होता है, आप अच्छा तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप अच्छा तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज है, ज्यादा समझने का चीज नहीं है, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक आगत का कुल उत्पाद क्या है। सिंपल सी बात है, एक आगत का कुल उत्पाद क्या होता है? आगत का मतलब समझते हैं, आगत का मतलब होता है या फिर उत्पादन के कारक या फिर जो आप कच्चा माल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए तो उसी को आगत बोलते हैं, इनपुट बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। ठीक है, तो एक आगत का जो कुल उत्पाद होता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक आगत से जितना उत्पाद बनता है उसी को कुल उत्पाद बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल यानी कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट होगा यहाँ। तो एक फर्म द्वारा एक निश्चित समय में, निश्चित समय एक साल भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है, या फिर एक घंटा भी हो सकता है। यानी एक निश्चित समय में एक आगत से यानी एक ही आगत से, एक यूनिट, एक इकाई आगत से उत्पादित वस्तुओं की जो आगत का उत्पादित वस्तुओं की जो मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं? वस्तुओं को क्या बोलते हैं? एक आगत का कुल उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक आगत का कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। उत्पाद को श्रम को घटाने पर घटाया जा सकता है तथा श्रम को बढ़ाने पर बढ़ाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि फॉर्म में अगर श्रमिकों की संख्या यानी लेबर की संख्या को अगर घटा देंगे तो वहाँ कम चीज का बनावट होगा, मतलब कम चीज का निर्माण होगा, ज्यादा वस्तु का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर श्रमिकों की संख्या यानी मजदूरों की संख्या को अगर बढ़ा देते हैं तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा वस्तु का निर्माण होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। वही बात कही जा रही है कि उत्पाद यानी प्रोडक्ट की मात्रा को श्रम को घटाने पर घटाया जा सकता है तथा श्रम को बढ़ाने पर बढ़ाया जा सकता है। कुल उत्पाद को कुल प्रतिफल या परिवर्ती आगतों का कुल भौतिक उत्पाद यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी कुल उत्पाद का यहाँ दो नाम और जुड़ गया। पहला नाम है कुल प्रतिफल और दूसरा नाम है परिवर्ती आगतों का कुल भौतिक उत्पाद। समझ गए? कितना नाम हो गया? कुल उत्पाद, कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट है, कुल प्रतिफल परिवर्ती आगतों का कुल भौतिक उत्पाद भी बोले जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कवर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा गया है कि एक आगत का औसत उत्पाद क्या होता है। यानी एक आगत का आप औसत उत्पाद से क्या समझते हैं? एवरेज प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, यानी औसत उत्पाद। तो कुल आगत को यानी कुल उत्पाद को, देखिए औसत जब भी निकाली जाती है तो वहां क्या किया जाता है कि कुल इकाइयों से भाग दिया जाता है। जिस चीज का आप औसत निकालना चाहते हैं, जिस चीज का आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, या हमको किसका एवरेज वैल्यू निकालना है? उत्पाद का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
यानी उत्पाद का औसत वैल्यू निकालना। तो कुल उत्पाद को क्या करेंगे, कुल श्रम की इकाइयों से भाग दे देंगे या फिर कुल निर्गत की गई इकाइयों से भाग दे देंगे, तो वहां क्या निकल जाएगा, औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। कुल उत्पाद को कुल श्रम की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। चलिए फॉर्मूला के रूप में आप याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है। भले आप जो है देखिए फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप डेफिनेशन जो है आराम से लिख सकते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला याद रखना है, तभी आपका एक तरह से अच्छी तरह से आप डेफिनेशन कर पाएंगे। ठीक है, औसत उत्पाद क्या होता है, कुल उत्पाद बटे क्या करेंगे, श्रम की कुल इकाई, या फिर औसत उत्पाद का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कुल उत्पाद बटे क्या करेंगे, भागा दे देंगे निर्गत की गई कुल इकाई से, मतलब टोटल आउटपुट की जो मात्रा है, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट से, जितना गुड्स है मतलब जितने सामान है उसकी संख्या से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां क्या निकल जाएगा, औसत उत्पाद निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। एक आगत का सीमांत उत्पाद मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़े हैं, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता हम लोग पढ़े हैं। यानी लास्ट वाली जो मैंने हम वह गिलास का एग्जांपल के लेके बताया था कि एक आदमी 3 गिलास पानी पीता है, पहला गिलास, दूसरा गिलास, तीसरा गिलास। ठीक है, यहाँ है आपका U1, U2 और U3। ठीक है, मतलब ये गिलास है, तो ये आदमी अगर पहला गिलास और दूसरा गिलास की पानी को पीता है तो उनको कम मतलब संतुष्टि ज़्यादा मिलता है। पहला गिलास में ज़्यादा संतुष्टि, दूसरा गिलास में कम, पहला गिलास से कम संतुष्टि, तीसरा गिलास में सबसे कम संतुष्टि मिलता है। ठीक है, मतलब उनको थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन कम मिलता है और पानी पीना वो बंद कर देता है। तो यहाँ क्या हुआ, यानी लास्ट वाला यूनिट जो है इसका उपयोग करने से उसकी संतुष्टि में कमी आई, उसका संतुष्टि में परिवर्तन आया, जिसके कारण पूरा संतुष्टि में, पूरा उपयोगिता में परिवर्तन आ गया। तो यही परिवर्तन क्या है, सीमांत उपयोगिता हम लोग कहते थे। तो यहां है आपका सीमांत उत्पाद, सिंपल सी बात है, यानी लास्ट वाला जो उत्पाद है, लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है, इकाई है, उसी में चेंजिंग के कारण जो पूरा उत्पाद में चेंजिंग आता है उसी को क्या बोलेंगे, सीमांत उत्पाद, यानी क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, यानी सभी आगतों को स्थिर रखकर अर्थात एक समान मानकर किसी एक इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो कुल उत्पाद में परिवर्तन आता है उसी को सीमांत उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी एक यूनिट आगत में अगर आप चेंजिंग लाते हैं जिसके कारण पूरा कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट में चेंजिंग आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, सीमांत उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, ये सभी आगतों को एक समान रखकर एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, सभी आगतों को एक समान मानकर जितने भी आगत है, जितने भी इनपुट है, जितने भी उत्पादन के साधन है, सभी को एक रेशियो में, एक कांस्टेंट के रूप में मानकर एक अतिरिक्त इकाई का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उससे जो उत्पाद बनता है, यानी प्रयोग करने पर कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है, देखिए वृद्धि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जो वृद्धि होती है उसी को क्या बोलेंगे, सीमांत उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ गए, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध समझाइए। यानी एक आगत का सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच का जो संबंध है वह इस प्रकार है। देखिए यहाँ आपको समझाना था स्लोप के द्वारा, लेकिन सुविधा की कमी के कारण जो है यहाँ आपको डायरेक्टली बताया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे कि एक आगत यानी एक आगत की सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच का संबंध, पहला जो संबंध है, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता तो सीमांत उत्पाद 0 होता, 0 होता। अब देखिए जब कुल उत्पाद हाई होगा, इसका रेंज अगर ऊपर जाएगा तो सीमांत उत्पाद का जो रेंज है, इसका जो ग्राफ है नीचे की ओर आने लगता है, मतलब ये नीचे की आते आते 0 के बगल में आ जाता है, मतलब 0 होता है। यानी जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है, इसका रेंज काफी हाई उछाल कर जाता है इसका ग्राफ, तब सीमांत उत्पाद का जो ग्राफ है वो 0 के बगल में आ जाता है, यानी 0 हो जाता है। ठीक है, ये पहला रिलेशन है। दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, जब कुल उत्पाद यानी जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ती है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ती है। ठीक है, तीसरा रिलेशन है, जब कुल उत्पाद घटती दर से घट रहा होता है तब उस स्थिति में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होती है। यानी देखिए अब यहाँ आपको बताया गया कि जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ती है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ती है, और जब कुल उत्पाद घटती दर से घटती है, यानी जब कुल उत्पाद घट रहा होता है तब उस स्थिति में सीमांत उत्पाद भी ऋणात्मक होता है, मतलब ये भी घट रहा होता है। तो मतलब ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने में आसानी है, क्योंकि जब कुल उत्पाद बढ़ती है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ती है, जब कुल उत्पाद घट रही है तो सीमांत उत्पाद भी घट रही है, मतलब ऋणात्मक हो रही है। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने में आसानी होगी, लेकिन पहला और तीसरा चौथा रिलेशन जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये दूसरा और तीसरा रिलेशन तो आप अच्छा तरह से याद रख सकते हैं। कुल उत्पाद बढ़ती है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ती है, और चलो ठीक है, कुल उत्पाद घट रही है तो सीमांत उत्पाद भी घट रही है, मतलब ऋणात्मक हो रही है। ठीक है, ये भी
भी लाइन आप सेम टू सेम याद रख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है दोनों का एक ही तरफ जा रहा है, ठीक है। चौथा जो है, जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद कम होता है, यानी जब कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट जो है घटती दर से बढ़ता है, घटती दर मतलब उसका ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, तो वहां क्या होता है कि सीमांत उत्पाद कम होता है। तो ये चारों रिलेशन को आपको याद रखना है, जिस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि एक आगत के सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच का संबंध को दर्शाइए, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया कि अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पनाओं को समझाइए। अल्पकाल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है, ये सारी संकल्पना को हम लोग अच्छी तरह से समझे हैं। अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों में बदलाव नहीं लाया जा सकता है, यानी शॉर्ट टाइम अगर आपको मिले, कम समय मिले, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं, नहीं सकते हैं। यानी उत्पादन के जितने भी साधन है, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, साहस हो गया, तो आप ये सब चीज़ में बदलाव ला सकते हैं कम समय में नहीं। एक फॉर्म को बदलाव लाने के लिए, एक फॉर्म की भूमि में बदलाव लाने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, ठीक है। अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते हैं, कुछ ही साधन जो है परिवर्तनशील होते हैं, जैसे कि श्रम हो गया, यानी मजदूरों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है अल्पकाल में, ठीक है। लेकिन दीर्घकाल में यह संभव है। मतलब क्या कह रहा है कि दीर्घकाल में अगर लॉन्ग टाइम मिले, लॉन्ग टाइम पीरियड मिले, तो उस टाइम उत्पादन के सभी साधनों में संभव है, क्या संभव है, उसमें बदलाव संभव है, परिवर्तन संभव है। मतलब पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगाया जा सकता है, और फॉर्म का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया जा सकता है। अल्पकाल में उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन होते हैं, दो प्रकार के साधन होते हैं, स्थिर साधन तथा परिवर्तित साधन। यानी अल्पकाल में परिवर्तित साधनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत दीर्घकाल में उत्पादन के साधन परिवर्तित होती हैं तथा कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। यानी लॉन्ग टाइम में कोई भी उत्पादन के साधन है, 4 साधन आपको पढ़ाया गया, तो उसमें कोई भी मतलब साधन ऐसा नहीं है जो क्या है स्थिर होता, कांस्टेंट होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधन को बदला जा सकता है, सभी साधन में बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है। यानी अल्पकाल और दीर्घकाल की संकल्पना ये होती है, इकोनॉमिक्स में आप समझ गए, ठीक है। यानी उत्पादन के संदर्भ में आपको पूछा गया अल्पकाल और दीर्घकाल की संकल्पना को समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम क्या होता है। तो ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम घटते सीमांत उत्पादन का नियम बताता है कि एक निश्चित स्तर के बाद परिवर्ती आकारक का सीमांत उत्पाद घटना प्रारंभ कर देता है। यहां हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको थ्योरी में पूरा तरह से एक्सप्लेन करके बताया गया है। एक चीज में ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर एक चीज में अगर ज्यादा से ज्यादा समय लेंगे, 2 बार समय लेंगे, तो फिर आप लोगों की समय की बर्बादी होगी। इसलिए आप लोग एक्सप्लेन करके थ्योरी में समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम को व्याख्या करना है, शॉर्ट में आपको आंसर देना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है, या फिर परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, यानी आप इससे क्या समझते हैं। तो परिवर्ती अनुपातों का नियम को आपको डिफाइन करना है, मतलब परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम से आप क्या समझते हैं, परिवर्ती अनुपातों को नियम को परिभाषित करें। मतलब सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है परिवर्ती अनुपात का नियम का परिभाषा, ठीक है। तो आप उसका परिभाषा को डिफाइन कर देंगे सुंदर अक्षरों में। तो स्थिर आगत सहित, यानी स्थिर आगत जितने भी हैं, स्थिर आगत क्या हो सकता है, भूमि क्या है, एक प्रकार का स्थिर आगत है, ठीक है। तो स्थिर आगत सहित यानी इनपुट, आगत का मतलब क्या होता है, इनपुट, यानी जो भी साधन यूज होते हैं उत्पादन में वो सब क्या आगत है। स्थिर आगत की मात्रा में बढ़ोतरी, स्थिर आगत सहित परिवर्ती आगत की मात्रा में बढ़ोतरी करने से परिवर्तित आगत क्या है, श्रम क्या है, एक प्रकार का परिवर्ती आगत है। यानी उत्पादन के साधन ऐसे हैं, 4 हैं, तो उसमें श्रम भी आते हैं, तो इसमें बदलाव लाया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। ये क्या है, परिवर्ती आगत है। तो दोनों की यानी स्थिर और परिवर्ती दोनों की मात्रा में बढ़ोतरी करने से एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी जिसको बोलते हैं, और एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद जिसको बोलते हैं, एक सीमा तक, एक लिमिट तक बढ़ने लगती है, ठीक है। इसका ग्राफ के जरिए आपको पढ़ाया गया है, याद कीजिए, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया था। एक सीमा तक बढ़ती है, कुछ समय के बाद फिर क्या होती है कि दोनों की रेंज मतलब नीचे आ जाता है, दोनों का जो ग्राफ है वो नीचे आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, परिवर्ती अनुपात का नियम बोलते हैं, ठीक है। एक सीमा तक बढ़ता है, ऐसे करके इसका ग्राफ जाता है, थोड़ा सा आपको स्लोप खींच देते हैं, ठीक है। ये आपका ये क्या है, श्रम होता है, ठीक है। ये इधर श्रम होता है और इधर एक तरह से उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एपी का ग्राफ ऐसे जाता है, फिर कुछ समय के बाद यहाँ आ जाता है, ठीक है, नीचे आ जाता है, और एमपी का ग्राफ ऐसे जाता है, फिर कुछ समय के बाद यहाँ नीचे आ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक बढ़ा है, ये बिंदु तक बढ़ता है, फिर यहाँ नीचे आ जाता है।
और जो टोटल प्रोडक्ट है इसका ग्राफ तो हाई चल जाता है, टोटल प्रोडक्ट टीपी जो होता है इसका ग्राफ ऊपर चल जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं परिवर्ती अनुपातों का नियम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाना का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है, इस बात को आपको समझाना है, 2 लाइन में आपको लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया। ठीक है, तो एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाने के प्रतिफल को तभी संतुष्ट करेगा, तभी उसको सेटिस्फाई करेगा जब आगतों में एक आनुपातिक वृद्धि के परिणामों स्वरूप निर्गत में एक आनुपातिक वृद्धि होती है। यानी आगत में अगर कोई भी आनुपातिक मतलब परिवर्तन करते हैं, आनुपातिक वृद्धि करते हैं, तो उसमें निर्गत में भी आनुपातिक वृद्धि होनी चाहिए, तभी उस स्थिति में क्या होता है कि एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाने के प्रतिफल को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो इसमें लागत जो होता है, इसमें औसत लागत स्थिर रहता है। औसत लागत जो भी एवरेज मतलब कॉस्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाना का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है, ये चीज को आप समझाइए। ठीक है, तो जब निर्गत, अब देखिए इसको आपको लिखना है, जब निर्गत यानी आउटपुट जिसको बोलते हैं, आउटपुट में वृद्धि एक विशेष अनुपात में वृद्धि करने के लिए आगतों में उस अनुपात की तुलना में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है, तब एक उत्पादन फलन का वर्धमान पैमाने के प्रतिफल को संतुष्ट करता है। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको पूरा तरह से बताया गया है। जितना भी जरूरत है आपको एक्सप्लेनेशन समझ जाइए। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखेंगे और एक्सप्लेन को अच्छा तरह से समझेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ तो हम लोग एक चीज़ में दोबारा अगर एक चीज़ में एक कॉन्सेप्ट में अगर डबल टाइम देते हैं तो हम लोगों के पास एक तरह से टाइम का बर्बादी होगा, इसलिए टाइम को देखते हुए एक चीज को दोबारा डिफाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां आप समझ गए एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाना का प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है, 2 लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि लागत फलन की संकल्पना को संक्षिप्त में समझाइए। हम लोग पढ़े हैं उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन, अब यहां कॉस्ट फंक्शन आपको पूछा गया। ठीक है, यहां हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, यहां भी हो गया, या कॉस्ट फंक्शन होगा। तो लागत फलन की आपको क्या करना है, संकल्पना को समझाना है। सीधी सीधी बात है, हम लोग उत्पादन फलन में जानते हैं कि आगत और निर्गत के बीच के संबंध को, तकनीकी संबंधों को क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन बोलते हैं। तो लागत फलन क्या होता है, ये भी तो फलन है, वो भी फलन है। तो लागत फलन ये होता है कि लागत और निर्गत के बीच के संबंध, लागत और निर्गत यानी कॉस्ट और आउटपुट के बीच के जो रिलेशन है, टेक्निकल रिलेशन है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी लागत कितना पैसा खर्च हो रहा है कच्चा माल में, उत्पादन के साधन में, और कितना माल बन के तैयार होता फॉर्म में यानी फैक्ट्री में, ये दोनों के बीच के संबंध को, तकनीकी संबंधों को क्या बोलते हैं, लागत फलन बोलते हैं, यानी कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लागत और निर्गत यानी अंतिम वस्तु, निर्गत का मतलब क्या होगा, अंतिम वस्तु यानी आउटपुट, इसके बीच के तकनीकी संबंधों को ही क्या बोलते हैं, लागत फलन बोलते हैं। लागत फलन निश्चित समय के लिए होता है, जैसे कि उत्पादन फलन जो होता है प्रोडक्शन फंक्शन, वो एक निश्चित समय के लिए होता है, 1 साल, 1 महीना, 1 वीक, 1 दिन, 1 घंटा, किसी भी निश्चित समय के लिए होता है वो। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का निश्चित समय के लिए होता है लागत फलन। लागत 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। समझ गए, ये भी चीज अगर आप लिख देंगे तो बेस्ट होगा। लागत कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको चलिए अल्पकालीन लागत भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी प्रकार आपको बताया गया है। हाँ चलिए, कुल स्थिर लागत यानी अल्पकालीन लागत भी 2 प्रकार के कुल होते हैं, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत। कुल स्थिर लागत इससे पूरक लागत भी कहते हैं, मतलब कुल स्थिर लागत का और एक नाम जुड़ गया, दूसरा नाम इसका क्या होता है, पूरक लागत भी कहते हैं, जो हमेशा स्थिर रहता है। इसका संबंध उत्पादन की मात्रा से नहीं है, ये लागत शून्य, उत्पादन के शून्य स्तर पर भी होता है। जैसे कि फॉर्म, अगर कोई फैक्ट्री जो है, कोई फॉर्म जो है, अगर भूमि पर, किसी के भूमि पर बैठा हुआ, किसी का खेत पर बैठा हुआ, ठीक है, तो वो खेत वाले को, वो भूमि वाले को तो भाड़ा देना पड़ेगा, चाहे वो फॉर्म में उत्पादन हो या ना हो। तो ये जो फॉर्म का भाड़ा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, कुल स्थिर लागत के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि वहां उत्पादन शून्य होने पर भी फॉर्म के मालिक को वहां पैसा देना पड़ता है, पैसा भाड़ा के रूप में देना पड़ता है, जगह के मालिक को, यानी जो क्षेत्रफल, जो जमीन है उसके मालिक को पैसा देना पड़ता है। ठीक है, कुल परिवर्तित लागत यानी इसमें दीर्घकाल में बदलाव लाया जा सकता है। कुल परिवर्तित लागत में क्या होता है कि इसमें दीर्घकाल में बदलाव लाया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया कि औसत लागत वक्र कैसा दिखता है, या ऐसा क्यों दिखता है, इसको आप डिफाइन कीजिए। तो औसत स्थिर लागत उतना ही कम होती जाती है जितनी अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। अतः औसत स्थिर लागत वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, परंतु यह कभी एक्स एक्सिस को स्पर्श नहीं करती। इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे औसत लागत का,
इसका वक्र जो होता है यू लेटर के जैसा होता है, ठीक है। यू में जो अंग्रेजी अक्षर में जो अंग्रेजी जो लेटर है यू, उसी के सॉरी उसके जैसा होता है। किसके बारे में पढ़ा गया है आपको? औसत लागत के बारे में, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप जब देखेंगे तो इसका ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस को स्पर्श नहीं करता, ठीक है। यानी इसका जो एक तरह से जब आप ग्राफ को इसको डिफाइन करेंगे तो एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष जिसको बोलते हैं वो उसको कभी टच नहीं करता, क्योंकि औसत स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होता। अगर एक्स एक्सिस को अगर टच करेगा तो वो जीरो के लेवल में आ जाएगा, क्योंकि जीरो जो है वो क्या करता है, मतलब एक्स एक्सिस जो है वो निरूपित करता है औसत स्थिर लागत शून्य होने का, ठीक है, तथा उत्पादन का स्तर शून्य होने पर स्थिर लागत बनी रहती है। स्थिर लागत वैसा है ही, क्योंकि स्थिर लागत में आपको बताया गया कि स्थिर लागत उत्पादन का स्तर शून्य रहने पर भी बनी रहती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया कि दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा औसत लागत वक्र कैसा दिखता है। औसत लागत वक्र की जो आकृति है, इसका जो लागत वक्र की जो आकृति होती है यू आकार की होती है, यानी यू लेटर है, अंग्रेजी में यू लेटर है, ठीक है, अल्फाबेट में यू लेटर आते हैं, तो उसमें जो है यू लेटर के आकार की होती है सीमांत यानी किसकी? औसत लागत वक्र की आकृति, ठीक है। दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है उसे दीर्घकालीन औसत लागत कहते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया कि औसत जहां भी निकालने की बारी आएगी, जहां भी औसत निकालने की बात की जाएगी तो वहां टोटल मतलब जो भी होता है टोटल दीर्घकालीन लागत, कुल लागत को मतलब कुल इकाइयों से भाग दिया जाता है, ठीक है। दीर्घकालीन सीमांत लागत उसी को बोलते हैं, दीर्घकालीन औसत लागत इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया कि पैमाने का प्रतिफल क्या है, ठीक है। पैमाने का प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू स्केल, तो इसका जो नियम है यानी इस नियम का संबंध उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं पैमाने का प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, घटते पैमाने का प्रतिफल, समान पैमाने का प्रतिफल, तीनों नियम को आपको पढ़ाया गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया कि परिवर्ती साधनों के दो उदाहरण दीजिए। परिवर्ती साधन वैसे साधन जिसमें बदलाव लाया जा सकता है, जिसमें बदलाव चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं। कच्चा माल में चेंजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिजली की मात्रा में हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परिवर्ती साधन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन में प्रयुक्त किन्हीं तीन आगतों के नाम लिखिए, ठीक है। आगत मतलब जो आगत होते हैं उत्पादन के, जो कारक है उत्पादन के जो साधन है वह क्या है? पूंजी, श्रम, भूमि, ठीक है। दो ठो और जुड़ गया है, मतलब चारों पांचों को लिख दिया गया है, मानव और साहस, ठीक है। तो ये क्या है? मतलब उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले आगत है जिसके नाम आपको बताया गया, इस प्रकार आपको याद रखना है। अब चलिए स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब समझते हैं, यानी किसी भी चीज को भविष्य में बेचने के लिए या फिर भविष्य में प्रयोग करने के लिए उसको रखना, एक जगह सुरक्षित रखना है, क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। तो स्टॉक उत्पादकों या व्यक्तियों के पास वस्तु की वह कुल मात्रा है जो उत्पादकों या व्यक्तियों के पास सेल करने के लिए, बेचने के लिए, उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुल। भौतिक उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो भौतिक उत्पाद यानी एक फर्म, एक कंपनी द्वारा जितने भी एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तु या सेवा होती है उसी को बोलते हैं कुल भौतिक उत्पाद, या फिर एक तरह से कुल उत्पाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी एक फर्म द्वारा निश्चित समय में, निश्चित समय आपको बता दिया 1 साल, 1 महीना, 1 वीक, 1 घंटा, ठीक है, कुल निश्चित समय में उत्पादित की गई यानी एक तरह से बनाई गई वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद या कुल भौतिक उत्पाद कहते हैं, ठीक है। समझ गए क्या होता है? अब देखिए लास्ट में आपसे क्या विनती की जाती है कि प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। देखिए इस चैप्टर का उत्पादन और लागत का हम लोगों ने दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया, लॉन्ग और शॉर्ट। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट में आपको डिफरेंस नहीं बताया गया, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट जो होता है इसमें ज़्यादा इसी में से आपको पूछा जाएगा। जब लॉन्ग पूछा जाएगा तो आपको थोड़ा सा लिखना है बढ़ा चढ़ा करके, और शॉर्ट भी पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया, और लॉन्ग का इसका नहीं आएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन को इसमें बता दिया गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है, आप ही लोगों को पढ़ाने के लिए इतना सारा मेहनत की जाती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना तो फर्ज बनता है आप लोगों का, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।